आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। अंबेडकर जनसंचार के 5 खंडों का विमोचन का आज कार्यक्रम रखा। इससे पहले 9 खंडों का विमोचन हो चुका है। कुल मिलाकर अब तक 14 खंडों में ये साहित्य का सर्जन हुआ है और आज ये कार्यक्रम आप सबकी पावन उपस्थिति में आयोजित होने जा रहा है। दलित पत्रकारिता और दलित साहित्य का नाम तो हम सब लोगों ने सुना है, पर एक आखिर ये सवाल आपके मन में कौतूहल प्रश्न खड़ा कर रहा होगा कि अंबेडकर जनसंचार क्या है। हम सब इनके साहित्य में और जो विधा को लेकर के हम सबके सामने उपस्थित हुए हैं। अभी वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के साथ साथ में सोशल मीडिया के ज़माने में आपने उन चीज़ों को भी छुआ है जो हमारे सोशल मीडिया में यूट्यूब चैनल्स हैं, उनको भी संकलित किया गया। किस तरीके के साहित्य को लेकर के यूट्यूब चैनल पर समाज में साहित्य के साथ में जन क्रांति लाने का काम कर रहे हैं। पत्रकारिता में नए आयाम स्थापित करने के लिए हमें जो दिशा दी, दर्शन दिया, उस दर्शन को आगे बढ़ाने का काम डॉक्टर रूपचंद गौतम साहब जिस तरीके से करते हैं, ये अपने आप में गौरव की बात है। आप पत्रकारिता में रिसर्च करने वाले विद्यार्थी, मेरे जैसे गांव और ढानियों में लगे पत्रकारिता के जुनून के साथ काम करने वाले कार्यकर्ताओं को एक नई मार्गदर्शन मिलेगा, एक नई दिशा मिलेगी और वो पत्रकारिता में कि इस यात्रा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे जैसा बाबा साहब ने सोचा था। आज मुझे भी गर्व की महसूस हो रहा है। मोहनदास नेमिष राय जैसे विद्वान पत्रकारिता और साहित्य जगत में जिन्होंने नई पीढ़ी को नई दिशा दिखाई है, उनके कर कमलों द्वारा उनकी अध्यक्षता में आज ये अंबेडकर जनसंचार पुस्तकों के 9 खंडों का विमोचन कार्यक्रम हम सब की उपस्थिति में हो रहा है। आप करतल ध्वनि से एक आवाज संज्ञान दें ताकि ये सुनहरा पल जिन्हें हमें इंतजार था, बड़े परिश्रम और अथक परिश्रम के बदौलत इन पुस्तकों का संकलन होना, प्रकाशन होना और इस स्वरूप में आना, और आज ये प्रक्रिया पूरी हो रही है। आदरणीय डॉक्टर रूपचंद गौतम साहब के परिश्रम का प्रतिफल हम सबके सामने दीदार हो रहा है। अंबेडकर जनसंचार इन 5 पुस्तकों में बहुत ही गहरा अध्ययन और मनन और चिंतन हमें एक नई दिशा देने के लिए इसमें उल्लेखित किया गया है। मैं साक्षी गौतम को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि आइए और आगे के कार्यक्रम की विधिवत रूपरेखा को आप यथावत रखते हुए आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश पवार जी, आपने मुझे आगे की कार्यवाही का अवसर दिया। गीत व संगीत से बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का दर्शन एवं संघर्ष आगे बढ़ा। इसी कड़ी को साकार करने के लिए वरिष्ठ गीतकार ओपी गौतम को मैं आमंत्रित करती हूं, वो अपने गीत की प्रस्तुति दें जिससे बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का जनसंचार आगे बढ़ता है। आदरणीय ओपी गौतम जी का स्वागत है। बहाव के साथ बहकर तो पार उतर जाएंगे सब, बहाव के साथ बहकर तो पार उतर जाएंगे सब, और बहाव के विरुद्ध पार उतर कर दिखाए तो जाने। बहाव के विरुद्ध पार उतर कर दिखाएं तो जाने। अरे यूँ तो स्कूल कॉलेज जाकर डिग्रियां ले लेंगे सब, पर मेरे बाबा जैसा विद्वान बनकर दिखाए तो जाने। दिखाने को यूं तो दम भरते हैं हमारी खातिर बहुत, दिखाने को यूं तो दम भरते हैं हमारी खातिर बहुत, पर मेरे बाबा जैसा रहबर बनकर दिखाए तो जाने। पैदा हुए हैं यूं तो
पैदा हुए हैं यूं तो लाखों करोड़ों इस धरती पर कोई दूसरा अंबेडकर बनकर दिखाए तो अच्छा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद ओपी गौतम जी। जवानों में जोश भरते हुए हमारे महापुरुषों ने जिन गीतों के माध्यम से बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का कारवां आगे बढ़ाया, ऐसे गीतों की व्याख्या करने के लिए इलाहाबाद से चलकर आए हैं एडवोकेट गुरु प्रसाद मदन जी को आमंत्रित करती हूं। इन्होंने आदि हिंदू आंदोलन के अलावा आरपीआई आंदोलन तथा मान्यवर कांशीराम के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। ऐसे विद्वान व्यक्ति को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूं। मैं अनुरोध करती हूं कि वो पुस्तक को ध्यान में रखते हुए अपनी बात को साझा करेंगे। आदरणीय एडवोकेट गुरु प्रसाद मदन जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। मंच पे आज के अध्यक्षता करते हुए मैं भारत का ही तो नहीं कहता, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जगत में जिनकी साहित्य में अपनी बड़ी विद्वत्ता है, हमारे जो अध्यक्ष माननीय नैमिष राय जी हैं। अभी मैंने जिन्हें पहली बार देखा और उनसे मुलाकात हुई, उनके बारे में सुना था, आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर फूलजले सर, आदरणीय ज्योति जी, और जिनके पुस्तक का विमोचन अभी आपके अध्यक्ष के महोदय जी के सानिध्य में हुआ है, ऐसे कर्मठ और साहित्यकार खोजी व्यक्ति हमारे मित्र डॉक्टर रूपचंद गौतम जी, सामने बैठे हुए तमाम ऐसे मेरे मित्र हैं जो मैं अभी आपने हमारे गौतम जी को सुना ही है, उनकी कविताओं का आपने देखा कि कितना उसमें गंभीरता है। मैं सबको अपनी तरफ से सबको सादर जय भीम और नमो बुद्धाय कहता हूँ। अंबेडकर जन संचार आज तो कई किताबों का 5 खंडों का जो विमोचन हुआ, उसमें जो 14वां खंड है ये गीतों के ऊपर है, और इन गीतों में आप गौर करेंगे लोक गायन शैली पे जिस तरीके के गीत हैं उनके ऊपर है। इसकी ज़्यादा विशद व्याख्या तो विद्वज्जन लोगों का काम है, लेकिन इस पे जो अध्येतागण लोग हैं, यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स हैं या जो अकादमिक मिशन के या अकादमिक संस्थाओं के विद्वान लोग हैं, वो इस पे करेंगे। लेकिन जैसा मुझे आदेश हुआ है कि इन गीतों ने क्या किया है, जिसका संकलन इसके अंदर है, और आज के गीतों के लिखे हुए गीतों में क्या अंतर है, मैं उस पर ज़्यादा प्रकाश नहीं डालूँगा। वो भी मैं अपने विद्वान जो खोजी लोग हैं, रिसर्चर्स हैं, उनके ऊपर छोड़ता हूँ। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो मैं आज 83 वर्ष की उम्र के अंदर 5 साल की उम्र में जब मैंने होश संभाला, तब मैंने जो देखा, वो जोश जो देखा कि मंचों पे खड़े होकर के हजारों लोगों को आड़ोलित करता था। जो एक गीत उस ज़माने में या कोई भी गायक जिस तरीके का हमारा सामाजिक कवि था या गीतकार था या गज़लकार था, उसने जब भी खड़े होकर के मंच पे अपनी आवाज़ दी तो 1-2 नहीं 10-10, 20-20 हज़ार आदमी की जो जनसंख्या थी वो बिल्कुल आलोड़ित होती थी, उत्साह से भर जाती थी। और एक किस्सा मैं आपको अभी सुना रहा हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर लखनऊ में आए हुए थे। इतनी भीड़ थी कि उस भीड़ को संभालना बड़ा कठिन हो रहा था। और उस वक्त हमारे लोक गायक लोग, जो गीतकार लोग थे, कैसे किया, हर आदमी चाहता था बाबा साहब के दर्शन करना। भीड़ ऐसी थी कि खड़े भी हो जाओ, बैठ भी जाओ, ऐसी भी नहीं है। बाबा साहब को देखने के लिए बड़ी उतावली थी भीड़। उस वक्त हारमोनियम पे एक सन्यासी, एक साधु, स्वामी मंगलानंद जी का नाम मैं लेना इसलिए आवश्यक समझता हूँ क्योंकि मैंने उनको देखा भी है। वो हमारे घर पर बराबर आते जाते रहे हैं और उनको अंतिम दिनों तक देखा है। उनको श्रामणेर होते देखा, भिक्षु होते देखा और आवाज़ लगाते देखा, उनके और उनके भाई को।
उस वक्त का वो गीत है, जवानों हो जाओ तैयार। क्या आह्वान था, जवानों हो जाओ तैयार, रोज तुम्हारी माता बहनें जाती हैं बहकाई, फिर भी तुमको शर्म ना आई, डूब मरो सब भाई। कितना बड़ा आह्वान है, कितना बड़ा ऐतिहासिक क्षण था रहा होगा। और आगे वो क्या कहते हैं, बस इसका बदला लेने को तुम हो जाओ तैयार, जवानों हो जाओ तैयार। मैंने आपको एक वानगी दिया, ये उस वक्त का है। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ, मेरी आवाज़ हो सकती है फटी है, सुरीली नहीं है, ना मैं गायक हूँ, लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता होने और एक सामाजिक कार्यकर्ता के महापुरुष का व्यक्ति बेटा होने के नाते मैं आपको कह रहा हूँ। क्यों ऐसा कह रहा हूँ, स्वामी अच्युतानंद जी के उन गीतों को याद तो करो ना, जब उन्होंने कहा क्या, निस दिन मनुष्य मृति ये हमको जला रही है। इनमें से कुछ लोग अगर याद होगा, मैं नहीं जानता उस उम्र के हैं, लेकिन उस ज़माने में यही वो दिल्ली की लाल किला का मैदान है, पुराना दिल्ली का जो किला है, यही उस मैदान में लाखों लोगों को इकट्ठा करके 1922 के अंदर स्वामी अच्युतानंद जी ने प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत किया था। और प्रिंस ऑफ वेल्स की तरफ से जो उनको प्रमाण पत्र यानी धन्यवाद का जो पत्र गया था, आदरणीय फूलजले जी प्रोफेसर साहब हैं, वो गवई साहब जो थे, अक्का जी गवई, उनके नाम पत्र लिखा और स्वामी अच्युतानंद जी के नाम लिखा। उसका तर्जुमा जो फारसी में लिखा गया और हिंदी में स्वामी अच्युतानंद जी ने छापा, वो महाशय भिखूलाल जी कौशाम्बी के निवास से उनके पर्सनल लाइब्रेरी में और उनके पर्सनल संकलन में आज भी मौजूद है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि जीता जागता इतिहास कैसे परिवर्तित किया जाता है, और हम लोग आंख मूंद करके बैठे रहते हैं, ना तो सजग रहते हैं और ना उसकी बात करते हैं। लेकिन इन गीतों में जिसकी चर्चा ये 14वें खंड में गई, आज नई गीत की विधा चल रही है, और उस नई गीत के विधाओं में गाँव में जाना होगा, उन चीज़ों को ढूंढना होगा जो डॉक्टर गौतम जी ने खोज खोज के इसके अंदर रखा है। कभी देखिए ना इनके अंदर क्या लिखा था स्वामी अच्युतानंद जी ने उस 13 की जो मैंने अभी आपको जिक्र किया था। हैं सभ्य सबसे हिंद, जरा सुनिए, हैं सभ्य सबसे हिंदी, प्राचीन हैं हकदार हम। इतिहास का बोध कर रहे हैं स्वामी अच्युतानंद जी। ये कविताएं, ये गीत, हाँ हाँ बनाया शूद्र हमको, थे कभी सरदार हम। जो इस देश के राजे महाराजे थे, जो इस देश पे शासन करता थे, आज वो जिसके आज भी हम हकदार हैं, ये उद्बोधन है स्वामी अच्युतानंद जी का। अब तोड़ नहीं वो जमाना, जुल्म हरिहर मत सहो। आह्वान है, अब छोड़ वो जमाना, जुल्म हरिहर मत सहो। अब तोड़ दो जंजीर जकड़े, क्यों गुलामी में रो। 19 से 12 की ये कविता है, 11 और 12 के बीच की कविता है। और आज की कविताओं को ज़रा देख लीजिए, यहाँ बहुत से PhD होंगे, प्रोफेसर होंगे, जिन्होंने बड़े बड़े लेख और पुस्तिकाएं लिखी हैं, बड़ा उस पर PhD अवार्ड हुआ है। लेकिन ज़रा पूछिए कि उनकी एक कविता ज़रा बता दीजिए, कोई पन्ना तो हिल जाए, पत्ता हिल जाए। इन गीतों ने लाखों लाखों लोगों को खड़ा, इन गीतों को इकट्ठा करके रखने का काम बहुत कोई छोटा मोटा नहीं था। ये कोई दोबारा डॉक्टर रूपचंद जी जैसा व्यक्ति पैदा होगा या नहीं होगा, मैं तो नहीं कह सकता। उन लोगों को जिन गीतों का, जिनके बाहर कव्वालियों को देखिए ना, क्या गजब का है।
एक बहुत बड़ा, मैं छोटा सा कह करके अपनी बात समाप्त करूंगा। मेरे ख्याल उसको मेरठ की जिकड़ी या मेरठ की भेजन कहते हैं, स्वामी कमलानंद जी गाया करते थे, और उस वक्त भी बहुत बड़ी बात है स्वामी जी के। मनु जी तुमने वर्ण बना दिए चार, आजादिन तुमने वर्ण बनाए, न्यारे रंग बनाए क्यों ना। सवाल खड़ा कर दिया, एक बड़ा लंबा सवाल। ऋग्वेद के उस ब्राह्मणो वसमुखमासीद बाहु राजन्य कृता, पुरुषसूत के उस मंडल के सामने एक सवाल खड़ा कर दिया। आजादिन तुमने वर्ण बनाए, न्यारे गोरे ब्राह्मण लाल छत्री, पीले बनिया बनाए क्यों ना। शूद्र बनाते काले वर्ण का, शूद्र बनाते काले वर्ण का, पीछे को पैर लगाए क्यों ना। चारों वर्ण भगद्वारे निकले, कहने में शर्माए क्यों ना। है हिम्मत, क्या जोरदार है। इससे लोकमन तैयार हुआ, इससे लोकमत तैयार हुआ, इससे लोकप्रिय आंदोलन खड़ा हुआ। लय है, हृदय को हिला के रख देने वाली ये कविताएं थीं, ये गीत थे, ये भजन थे। 4 के 14वें भाग पर चर्चा की, जो अम्बेडकरी लोक गायकी पर था। मैं जो गीतों पर जो काम किया डॉक्टर गौतम ने, हम लोग मदन जी के घर इलाहाबाद भी गए थे। दिसंबर का महीना था, ठंडी बहुत थी, तो उस समय भी मदन जी से गीतों पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई थी। उसके बाद पापा मतलब फिरोज़ाबाद गए, वहाँ बहुत सारे गीतों का कलेक्शन किया, तब जा कर के ये अम्बेडकर जनसंचार का 14वां भाग पूरा हुआ। भारतीय बौद्ध महासभा के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर S.C. बौद्ध जी को आमंत्रित करती हूं कि वो मंच पर आए और पुस्तक को ध्यान में रखते हुए अपने विचारों को श्रोताओं के साथ साझा करें। आदरणीय प्रोफेसर S.C. बौद्ध जी का जोरदार तालियों के स्वागत किया जाए। मेरी सदा को दबाना तो खैर मुमकिन है, सदा माने आवाज़। मेरी सदा को दबाना तो खैर मुमकिन है, मगर हयात की ललकार कौन रोकेगा। हयात माने जीवन, लाइफ। हयात की ललकार कौन रोकेगा। नए ख्याल की परवाज़ रोकने वालों, नए ख्याल की परवाज़ बने उड़ान रोकने वालों, नए अवाम की तलवार कौन रोकेगा। नए आवाम की तलवार कौन रोकेगा। हमारे समाज की एक मनोवृत्ति है, हमारा समाज दयालु दयालु बहुत है, अपने दुश्मन पर भी रहम खा जाता है। हमारी परंपरा रही है, संस्कृति की परंपरा रही। गौतम जी की जो 14 खंड है, इनमें क्या चीज़ है। बगावत के खिलाफ आह्वान ही तो है। हर एक अंक में गुलामी के खिलाफ बगावत करने का, मानवता की दर्जा के पास पूरा 14 खंड है। पहले 9 में से 3 खंड मैंने पढ़ा, उसके बाद पढ़ नहीं पाया, और 12 तारीख को पाँचों खंड मेरे को दे गए, 10 से 14 तक 5 खंड दे दिए। उसमें से पहले खंड को पूरा पढ़ा, एक दिन रात लगा के पूरा पढ़ लिया है। पहले 10वें खंड को पढ़ लिया है, और बाकी को पढ़ नहीं पाया। जो 11वें खंड में बाम सेब से रिलेटेड है, बाम सेब का पत्रकारिता, वो पहले किताब दी थी कवर पेज में, वो पढ़ी भी है। दूसरी ज़्यादा अच्छे ढंग से लिखी हुई है। उसके बारे में 10वें चैनल में जो है, ये यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल में 50 जो हमारे लोगों के अम्बेडकरी यूट्यूब चैनल है, उसका हवाला है। उसमें जो जो बातें कही गई है उसके बारे में लिखा हुआ है। जैसे दलित दस्तक है, नेशनल दस्तक है, और बहुजन समाज से रिलेटेड बहुत सारे चैनल्स हैं, वो सारे लिखा हुआ है। तो उसमें करीब 50 के करीब चैनल्स हैं पहले अध्याय में।
उसके बाद खंड 2 में आता हूँ। खंड 2 वाम साहेब के जन संचार माध्यम पत्र पत्रिकाएँ हैं। इसमें करीब करीब 11 पत्रिकाओं का उल्लेख है। खंड 12 में आदिवासी पत्रकारिता है। आदिवासी पत्रकारिता में पत्र पत्रिकाएँ करीब करीब 22 हैं। पढ़ नहीं पाया, इसे जल्दी जल्दी नोट करके लाया हूँ। 22 पत्रिकाएँ हैं। इसमें समर्पण है आदिवासियों में अंबेडकर जन संचार के लिए प्रयासरत उन तमाम लेखकों एवं पत्रकारों के लिए यह भाग समर्पित है। खंड 14 के बारे में हमारे पूजनीय साहब ने बहुत कुछ बता दिया है, तो उसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। इसमें करीब करीब 14 अम्बेडकरी गीतों का संकलन है अलग अलग, जिसमें अम्बेडकर के जीवन पर गीत है। गीतों द्वारा भजनों द्वारा अम्बेडकर जन संचार, रागनियों द्वारा अम्बेडकर संचार, बारहमासा द्वारा जन संचार, गज़ल द्वारा अम्बेडकर जन संचार, कव्वाली द्वारा, मल्हार द्वारा, आल्हा द्वारा, रशिया द्वारा, सप्री द्वारा, ख्याल द्वारा, ये ऑडियो वीडियो द्वारा ये संकलन है गीतों का। बड़ी लंबी चौड़ी संकलन है, बहुत मेहनत किया है। मैं बधाई देना चाहता हूँ गौतम जी को। 14 खंड में है पिछड़े वर्ग की पत्रकारिता। पिछड़े वर्ग फूले समाज के लोगों ने 17 पत्रिकाएं निकाली है। प्रजापति समाज के लोगों ने 11, कुर्मी समाज के लोगों ने 11, यादव समाज के लोगों ने 11, पिछड़े एवं अन्य समुदाय के द्वारा 22। ये जल्दी जल्दी में मैंने नोट किया सुबह सुबह, बस इतना। दलित पैंथर से लेकर बाम सेफ आंदोलन तक से जुड़े रहे प्रोफेसर फूलझले जी का बहुत जोरदार तालियों के साथ। जय भीम। महामानव तथागत गौतम बुद्ध, विश्वभूषण भारत रत्न, संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आज के इस सभा के अध्यक्ष अपना मोहनदास जी नैशराम और हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता गुरु प्रसाद मदन जी, हमारे एससी बौद्ध जी, डॉक्टर रूपचंद गौतम जी और आप सभी उपस्थित यहाँ पे भाई और बहनों, आज बहुत भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है। महत्वपूर्ण दिन इसलिए है कि आज हमें उसका महत्व नहीं पता लग रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में इसका पता लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि लोकतंत्र के 4 पिलर्स है, 4 स्तंभ है। एक विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता। आज आपको चारों भी स्तंभ का क्या हाल है, आपको पत्रकारिता, उस पत्रकारिता का वजह से हमारे पर जो अटैक हो रहे हैं और उस अटैक के माहौल में जो आज देश की परिस्थिति है, उस माहौल में हमारे डॉक्टर रूपचंद जी ने ये सारा मटेरियल कलेक्ट करके एक एक गांव जाकर, एक ठिकान से दूसरे ठिकान में जाकर, मान लीजिए किसी ने बताया कि अमकी की पत्रिका उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में जाकर देखा तो उत्तराखंड में पता लगा कि नहीं, वो आदमी तो यहाँ नहीं हो, तो झारखंड में गया हुआ है। वो झारखंड में गए, झारखंड में जाने के बाद उनको पता लगा नहीं, यहाँ झारखंड वाला आदमी हो तो और कहीं छत्तीसगढ़ में जाकर बैठा है। वो वहाँ जाए, वहाँ से जाकर एक एक पत्रिका इकट्ठा करके आज इतने सालों में, और उनको आपको पता है कि उनकी आर्थिक परिस्थिति भी ऐसी कोई ये नहीं है कि बहुत धनवान है,
या कोई बहुत बड़ी उनके पास जॉब है कमाने वाली, इन परिस्थितियों में और इन हालात में और इस मीडिया को फाइट करते हुए, लड़ाई करते हुए, इन परिस्थितियों में जो उन्होंने यहाँ पे हमारे सामने दस्तावेज बनाया है, जो सदियों तक यहाँ रहेंगे, सदियों तक इनका रेफरेंस दिया जाएगा। और ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो जिसका किसी को कोई पता ही नहीं था, केवल कविता के रूप में या छोटे छोटे खंडों में था, आज एक 14 खंडों में उन्होंने यहाँ पे निर्माण किया। और ये दस्तावेज का आने वाले पीरियड में, आने वाले भविष्य में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। और इसीलिए मुझे लगता है कि इन्होंने एक अद्भुत काम किया है और इस अद्भुत काम के लिए वो डेफिनेटली एक बधाई के पात्र है। डॉक्टर रूपचंद जी ने जो किया है, ये वॉल्यूम आज हमारे लिए उतने इम्पोर्टेंट नहीं लगते होंगे, लोग जानते नहीं है, लेकिन आने वाला भविष्य ये इनके वॉल्यूम का हर आदमी देखेगा, सोचेगा, पढ़ेगा और इसका रेफरेंस लेता रहेगा और इसका उल्लेख जगह जगह फुटनोट्स की तरह उनका होता रहेगा। और इसलिए इन्होंने जो एक हमारे लिए जो एक जड़ें खोद के वो इन्फॉर्मेशन ला के उसको अपने वॉल्यूम में डाला है, 14 खंडों में डाला है। वो जो खंडों में जो पड़े हुए थे इन्फॉर्मेशन, उनको इकट्ठा किया और 14 खंडों में उन्होंने डाला। उन्होंने मतलब उनकी जो जड़ें हैं वो निकाली और वो जड़ों को अब हमें सबको, हमारी ड्यूटी बनती है कि एक ज़मीन में डाल के उसको पानी डाल के उसको सींच के बड़ा करना चाहिए और उसको एक वटवृक्ष बनाना चाहिए। आज वो आदमी जो कर रहे हैं, जो रूपचंद जी कर रहे हैं, बिल्कुल महत्वपूर्ण बात हमारे समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से ये बहुत अद्भुत काम है और इसीलिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ और बधाई देता हूँ। इस किताब में जो अम्बेडकर संचार है, उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी है। जैसे आदिवासी पत्रकारिता का उन्होंने अपना लिखान किया हुआ है, आदिवासी पत्रिका। उसी मेरे पास एक ही वॉल्यूम था, मेरे ख्याल से 10वां वॉल्यूम था मेरे पास। उसमें दिया है आदिवासी पत्रकारिता और आंदोलन, देन प्रमुख आदिवासी पत्र पत्रिकाओं का मूल्यांकन, देन आदिवासी पत्रकारिता के समक्ष मुद्दे, आदिवासी सोशल मीडिया, जनसंचार की बुनियाद है आदिवासी गीत, देन कला द्वारा आदिवासी जनसंचार और फिल्मों द्वारा आदिवासी जनसंचार। ये एक पूरे वॉल्यूम ने उन्होंने डाल के अपना एक खंड बनाया है। और वो आने वाले पीरियड में, आने वाले भविष्य में ये बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंटेशन होगा। एक्चुअली ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये गवर्नमेंट को करना चाहिए थी। ये इतना बड़े वॉल्यूम में गवर्नमेंट को करना चाहिए, कोई भी गवर्नमेंट। मैं तो सोचता हूँ कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम था। इस सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये आदिवासियों का सारा जो लिटरेचर है, जो साहित्य है, जो पत्रिकाएं हैं, जो बुकलेट्स है, जो हैंडबिल्स है, सारी इकट्ठा करके ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने करना चाहिए था। जो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर सकी, वो हमारे डॉक्टर रूपचंद साहब ने किया है। मैं तो ये भी सोच रहा था कि जो ये 14 खंड है और कुछ खंड आएंगे, ये सारे खंड का जो विमोचन है ये राष्ट्रपति भवन में होना चाहिए। राष्ट्रपति को दिखाना चाहिए कि ये देखो, मैंने आदिवासी के ऊपर ये लिखा है, ये देखो। और इसका इनॉग्रेशन, इसका विमोचन आप करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप में से कोई अप्रोच करे राष्ट्रपति भवन में, और मैं चाहता हूँ कि ये पूरे 14 खंडों का जो विमोचन फिर से राष्ट्रपति भवन में करने की कोशिश करें। हमें आज गौतम जी की क्यों ज़रूरत है, हमें रूपचंद जी की क्यों ज़रूरत है, हमें पत्रकारिता की क्यों, हमारे है ही नहीं। यूनिवर्सिटी में हमारे लोग नहीं है, 1-2 डिपार्टमेंट है, उसी में एक मेरे ख्याल से BHU में एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। उसके बगैर किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई डिपार्टमेंट में कोई हमारी पत्रकारिता में ना स्टूडेंट भी है ना टीचर है। और इसीलिए हमारी जो हालत है बहुत ख़राब है। जबकि ये जो पत्रकारिता का है जो देश को बदल डालता है, इसलिए इस पत्रकारिता में हमारे लोग होना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि ये कोई हमारा एक एसोसिएशन होना चाहिए, कोई पत्रकार परिषद होना चाहिए, जिसका मुखिया हम गौतम जी को बनाए और ये चलाए, एक अभियान चलाए कि हमारे स्टूडेंट आ जाए, हमारे लोग आ जाए, हमारे पत्रकार बने। आप रूपचंद जैसे पत्रकारों की ज़रूरत है। आप भले सारे फील्ड में जाइए, लेकिन हमें पत्रकारिता का जब तक आप जनता को नहीं बताएंगे आपके समस्या, जनता को जागरूक नहीं करेंगे, तब तक
ये ऐसा ही शब्दों के साथ मुझे यहाँ बोलने के लिए आमंत्रित किया, यहाँ पे बोलने का चांस दिया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर फूलझले जी का, जिन्होंने अंबेडकर जनसंचार पुस्तकों पर अपनी एक बहुत ही अच्छी बात कही। इस किताबों का जो विमोचन है 14 खंडों का, वो राष्ट्रपति भवन में भी होना चाहिए। ये सबसे मुख्य बात प्रोफेसर फूलझले। अगले वक्ता के रूप में हमारे यहाँ प्रोफेसर अमरदीप जी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो मंच पर आए। और तो इस किताब की खासियत या जो 14 खंडों के बारे में एक ही बात कहना चाहूँगा कि ये हर व्यक्ति के घर में जाने योग्य किताबें हैं। ये सिर्फ यूनिवर्सिटी तक या कॉलेज तक पहुंचने की चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि आगे का जिस कारवां को लेके अंबेडकर साहब चले थे, वो कारवां किताबों से ही बना था, वो कारवां लेखों से ही बना था, और उस कारवां को ले जाने की हर कोई बात करता है। तो उन्हीं किताबों को, उन्हीं लेखों को गौतम जी ने अपने अखंड, हम कह सकते मेहनत से इतने सब के सामने एक आसान तरीके से इकट्ठा कर दिया है। और वो चीज़ मैं यही कहूँगा, सबसे गुजारिश भी करूँगा कि भाई आप सभी इनको पढ़ें भी और इस कारवां को और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके विचारों को सुनकर के काफी अच्छा लगा और सभी वक्ताओं के उद्बोधन में एक नई दिशा। इस कार्यक्रम में डॉक्टर रूपचंद गौतम साहब स्वयं बोलना नहीं चाह रहे थे। मैं आप सभी से कि मन की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैं आग्रह करना चाहूंगा, डॉक्टर रूपचंद गौतम साहब आए हैं और इस कार्यक्रम की सार्थकता को आपके इस कार्य के माध्यम से हम आपके शब्दों के माध्यम सुनना चाहेंगे। एक बार जोरदार तालियों के साथ बुलाएं। विद्वान साथियों और मेरे पत्रकारिता के गुरु भी हैं मोहनदास नेमिष राय जी और प्रोफेसर एस.सी. बोध और फूलझले साहब, इन लोगों ने जिस तरीके से मेरी पुस्तकों का विश्लेषण किया है, मैं उनका आभारी हूँ। एक बार मैं कांशीराम जी के साथ बैठा हुआ था और वो कह रहे थे कि हमारी समाज की जड़ें नहीं है, हमारा समाज रूडलेस है। और वो बात जब मैंने महसूस करी तो उस समय मैं कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि मैं अपने गांव से और अपनी ससुराल आता था पहाड़गंज, और वहाँ से मैं देवनगर कार्यालय जाता था। लेकिन मोहनदास नेमिष राय के संपर्क में आकर के मैंने ये निर्णय लिया, और वो निर्णय आज आपके सामने है। मैं ये कह सकता हूँ, राजनीति में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन पत्रकारिता में मैंने ये जड़ें आपके सामने रख दी हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है इसको बरगद बनाएं या इसे सुखाएं। हाँ। यही सब आप लोग आए, आप सबका धन्यवाद, और अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। जिनके सानिध्य में अंबेडकर जनसंचार की रूपरेखा बनी, वह नेमिष राय जी आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता भी कर रहे हैं। मैं मोहनदास नेमिष राय जी को आमंत्रित करती हूं और उनसे अनुरोध करती हूं कि वो पुस्तक को ध्यान में रखते हुए अपने विचारों को श्रोताओं के साथ साझा करेंगे। आदरणीय मोहनदास नेमिष राय जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाएगा। आप सबको धन्यवाद। आप लोग एक अच्छे महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आए, और मेरे मित्र रूपचंद गौतम जी को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने ये काम किया, और मुझे ये कहते हुए अच्छा लग रहा है कि मैं तो बल्कि चाहता हूँ कि वो मुझसे ज़्यादा अधिक किताबें लिखें, तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि लंबे समय से वो मेरे साथ रहे हैं और मुझे अच्छा लगता है, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। माननीय मदन जी ने बहुत अच्छी बात रखी, गंभीर बात है, लेकिन उस पर ऐसा है कि या तो मदन जी की बात वो आगे तक उस तरह से गई नहीं, ये एक बहुत ज़रूरी बात है, या मदन जी उतने प्रभावपूर्ण तरीके से वो बात कह नहीं पाए। दोनों बातें मैं कह रहा हूँ, हीरा डोम जी के बारे में जो आपने कहा,
दोनों ही बातें हैं, या फिर मतलब मैं भी शामिल हूँ उसमें। हमारे जैसे लोग और जो प्रोफेसर हैं, जो लेखक हैं, पत्रकार हैं, वो मदन जी की बात को आगे उस तरह से नहीं बढ़ा पाए। ये भी मैं अपनी बात स्वीकार कर रहा हूँ, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि हम जब बच्चे थे हमें पढ़ाया जाता था तो हमें समझ नहीं थी, तब हम पढ़ रहे थे, गलत बातें भी हम पढ़ते थे और हम कोई उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते थे, हमें समझ नहीं थी। लेकिन आज तक की डेट में जो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लोग पढ़ा रहे हैं दलित समाज के, वो गलत बातों को पढ़ा रहे हैं। आप देखिए, यह एक बड़ा विरोधाभास है। गलत बातें जो सवर्ण जाति के इतिहासकारों ने दर्ज कर दी, वो भी दलित समाज के 100% प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं। राष्ट्रपति जी के यहाँ की बात आपने फुलझले साहब कही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अप्लाई करना चाहिए, मतलब आवेदन देना चाहिए, मतलब हमें उत्साहित होकर ये मतलब करना चाहिए। वो काम आगे होना हो वो अलग बात है। साथियों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, फुलझले साहब ने उस पर बार बार टीका टिप्पणी की है और वो टीका टिप्पणी करने का अधिकार है, लेकिन मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ बहुत छोटा सा, कि ब्लैक लोगों पर मेरी किताब आई थी अंग्रेजी में बहुत पहले, कनाडा से मुझे पुरस्कार भी मिला। ब्लैक लोगों ने जो करके दिखाया वो हम क्यों नहीं करके दिखाते? हम काहे को सरकार से भीख मांग रहे हैं? मैं भीख शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्यों? ब्लैक लोगों ने आज से 80 साल पहले मार्टिन लूथर किंग जो लीडर हुए, उनके पास मैं एक वाक़या बता रहा हूँ। जब वो उनको जेल हो गई, जो कैनेडी जो वहाँ के प्रेसिडेंट बने, चुनाव के दौरान वो जेल में मिलने गए कैनेडी से। कैनेडी मिलने गए माने मार्टिन लूथर किंग से। उन्होंने कहा कि भाई हम आपसे मिलना चाहते हैं, आपकी समस्याएं हैं, आप बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। कहने लगे मेरे लिए कुछ मत करिए, मेरे समाज के बारे में करिए। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं लोकायन संस्था में रजनी कोठारी के साथ था, तो न्यूयॉर्क टाइम्स हमारे पास आता था हर सप्ताह, माने वहाँ से, और हम पढ़ते थे। गौतम जी जाते थे, बल्कि गौतम जी टाइपिंग का काम बहुत करते थे, मेरे साथ 40 साल से हैं माने जी। तो ब्लैक लोगों ने अपनी प्रेस लगाई, अपने ब्यूटी पार्लर खोले। इसलिए बाद में जो संस्था हमारी बनी, हम लोगों का नारा था कि ब्लैक इज ब्यूटीफाइड, उनका था, हमारा था दलित इज डिग्निफाइड। तो ये काम आगे मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ, रूपचंद गौतम जी माने कहीं पैदल जाके भी किया होगा, टेम्पो में बैठ के भी किया होगा, मैंने भी किया है ये पहले। तो वो काम जो है महत्वपूर्ण काम है। रूपचंद गौतम जी को कोई कहीं से फेलोशिप नहीं मिली, कहीं से कोई मदद नहीं मिली, उसके बावजूद रूपचंद गौतम जी मतलब अपना किराया खर्च करके जाते थे, पास आते थे, मेरे पास आते थे, मैं उनको बताता। मदन जी ने बहुत ज़्यादा मदद की उनकी, तो और बहुत साथियों ने रूपचंद गौतम जी की मदद की, इसलिए कि रूपचंद गौतम जी ये काम कर सके। हमारा मतलब उद्देश्य यह है कि हम किसी भी व्यक्ति की मदद करें, उसको आगे बढ़ाएं। रूपचंद गौतम जी को समय बहुत कम दिया गया। मैं चाह रहा था कि और बहुत सारी बातें वो माने अपनी बातें शेयर करते, और किताबों के संदर्भ में रूपचंद गौतम जी ने मेरे घर बहुत आते थे, और इन्होंने कई बार कहा भी है, लिखा भी है कि नैमिष राय जी वो मुझे कोई ऐसे नहीं मिल गए हैं। ये लिखा है इन शब्दों में कि मैंने बड़ी मेहनत की, मशक्क़त की, बड़ा मैं चक्कर लगाया, घूमा, तब नैमिष राय नाम का आदमी मुझे मिला। लेकिन उसके बाद मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि रूपचंद गौतम जी का जो परिवार है, मैं बार बार ये कहता हूँ कि आप एक व्यक्ति या एक परिवार को तो अपना लो भाई, अपना बना लो। लोग तो खैर उनकी बात छोड़ दो कि वो कहते जी लाखों आदमी ने हम बना लिए, ये कर लिया, वो कर लिया। क्यों फुलझले साहब, मैं ये फ़ख्र के साथ कहता हूँ कि मैं रूपचंद गौतम के परिवार को अपना बनाया।
भाई एक परिवार को तो अपना बना लो आप, क्यों? ये सारी जो काम रूपचंद गौतम जी ने किया है, ये माने भले ही राष्ट्रपति भवन में इसका विमोचन हो ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ये काम ऐसा है कि ये पूरी दुनिया में काम जाएगा। और इस पर मैं उनको एक दावतनामा भी दे रहा हूँ और नाम भी वो उन्हीं का जाएगा। मैं इसको अंग्रेजी में भी करने को तैयार हूँ माने, क्योंकि मेरी 5-6-7 किताबें अंग्रेजी में भी आ गई हैं और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म है वो मैंने खुद अनुवाद किया, जो भारत सरकार ने छापा। तो कहने का मतलब है कि हमें अंग्रेजी भाषा भी पकड़ चाहिए, हमारी किताबें पूरी दुनिया में जानी चाहिए। माने जैसे ब्लैक लिटरेचर पूरी दुनिया में गया, तो हमें उसका प्रयास करना चाहिए। तो बहुत महत्वपूर्ण काम रूपचंद गौतम जी ने किया है। किसी भी भाषा में मैं मतलब उसका ये फिक्स कर रहा हूँ, 1000 साल लगभग पहले से साहित्य लिखा गया हर भाषा में। फुले साहब वो राजकमल प्रकाशन छापने को तैयार हैं, माने कितने ही खंडों में छपे। तो ये पत्रकारिता का काम रूपचंद गौतम जी ने ये महत्वपूर्ण काम कर दिया, इसमें साहित्य भी आ गया। और सबसे बड़ी बात है इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया जो है ना वो आया है। प्रेमी जी की कविताएं जो है ना, शाहदरा में जो प्रेमी जी थे, औरतें गीत गाती थी जी, उस समय महिलाएं गीत गाती थी। तो वो एक बहुत मतलब, और अभी मदन जी ने जो हमें बताया, गीत गा के सुनाया अछूतानंद जी का, तो वो हमारी एक विरासत है साथियों। तो उसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए साथियों। तो मैं रूपचंद गौतम जी को अपनी बात ख़त्म करते हुए पुनः धन्यवाद देता हूं, और हमारी बेटी साक्षी, उनको धन्यवाद देता हूं। उन्होंने बहुत उनकी मेहनत की है, टाइपिंग वर्क करना, ये करना, सारी चीज़ें। तो उनकी किताबें आगे हम बढ़ाएं और इन किताबों की समीक्षाएं लिखें साथियों। गौतम जी, इन किताबों की समीक्षाएं कम से कम 15 से 20 समीक्षाएं, कोई अगर साथी आप लिख सकते हैं तो उसको पत्रिका वगैरह भी बता देंगे कहाँ देनी है, और अंग्रेजी में भी वो आनी चाहिए। मैं हमारे मित्र जो पंजाब के हैं अपने, वो जो एक्स एम्बेसडर हैं, उनसे कहूँगा कि वो अमेरिका में जो अम्बेडकर टाइम्स अखबार निकलता है, मेरी किताब की समीक्षा उन्होंने लिखी थी, तो वो अंग्रेजी में भी लिखनी चाहिए समीक्षाएं। तो समीक्षा लिखनी चाहिए साथियों हमें इन किताबों की, कम से कम 15 से 20 आगे, और पूरी दुनिया में वो किताबें जाएं, समीक्षा जाएं, तो उससे एक अच्छा होगा साथियों। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नेमिष राय जी आपका। आपने मत किताबों को लेकर के ही बात करी और एक नया टॉपिक भी डॉक्टर गौतम को दे दिया। अब मैं कार्यक्रम को की समापन के लिए वरिष्ठ कार्यकर्ता MB राठौर जी को मंच पर आमंत्रित करती हूं कि वो मंच पर आएं और बाहर से आए हुए आगंतुकों का धन्यवाद कर कार्यक्रम को समाप्त करें। बहुत देर से आया मैं, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ सभी से, और कहीं न कहीं फंस गया था। अभी इन्होंने देख करके ही बुला लिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, जो इतना समय आपने निकाला। आज का बारिश का वक्त था और शायद लोगों ने प्लान यही किया होगा कि यार शायद नहीं जाएंगे, जिस तरह की हालत है। और हमारे मंचासीन जितने लोग हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।